नमस्ते फ्यूचर इंजीनियर्स। मुझे लगता है कि आप लोगों का जेई का एग्जाम इतना सामने है तो थोड़ा बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आज हम क्या करने वाले हैं कि केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का एक छोटा सा शॉर्ट नोट फास्ट फास्ट जल्दी से करेंगे। विद इन 15-20 मिनट में हम इस चैप्टर को निपटाएंगे और उसके बाद 2024 में जितने भी सवाल आए थे उन सबको सॉल्व करेंगे अभी के अभी। तो ये सेशन कुछ 2 घंटे जितना होने वाला है और इस 2 घंटे में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी हो जाएगा क्लिनिकल क्लियर, और साथ ही में आपको ये भी समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे करना है और सॉल्व कैसे करना है। तो चलो शुरू करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करूंगी। वैसे भी टाइम आपके पास बहुत कम है और इंग्लिश में ऐसा कहते हैं कि टाइम इज ऑफ एसेंस। तो टाइम आपके पास जो है, टाइम की कमी है, टाइम की वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी, तभी जाके जो है टाइम मैनेजमेंट भी आप जेई के एग्जाम हॉल में सीख पाओगे और उसी से जो है एक बहुत बढ़िया तरीके से जो है ना आप एग्जाम को क्या कहते हैं इसे, आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहला चीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, अब देखो मेरी हैंड रिटन नोट्स है तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चला जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, तो बिना लाइन के मैं आज तक सीधा लिख नहीं पाई हूँ। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट लेकिन आप लोगों को मेरी हैंड राइटिंग आशा करती हूँ कि समझ आ गई होगी। तो चलो देखते हैं बच्चा। सबसे पहले जो है हम पढ़ते हैं फायांस रूल। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेरे को कहने लग जाएंगे कि मैम ये फजान होता है, फजान नहीं होता है। ये फजान नहीं होता है। ये बंदा एक जर्मन बंदा था, इसका नाम है फयान। ठीक है, क्या नाम है? फायान। क्योंकि जर्मन में जे शब्द जो लेटर होता है उसको य के तरह य के तरह प्रोनाउंस करते हैं। इनका नाम था कासिमियर्स फायान। तो फायान साहब ने कहा था कि जब जब आपके पास एक बहुत छोटा कैटायन होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और जब आपके पास एक बिगर एनायन होगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी यानी कि पोलराइज होने की क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा होगी। अब मैं ऐसा मानती हूं कि इस पूरे फायांस रूल को अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो आपको बस एक निमोनिक की जरूरत है, और वो समझ लो तो आपको सारी चीजें समझ आ जाती है। वो होती है कि SCLA अगर है, देखो आप ये समझते हो एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जो कि लॉस एंजलिस में है। ठीक है, तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अब जैसे आपने अगर जेई क्लियर कर लिया तो आप कहाँ चले जाओगे? आईआईटी चले जाओगे। पहले जेई मेंस क्लियर करोगे, जेई एडवांस क्लियर करोगे, फिर आप आईआईटी चले जाओगे, है ना? तो जैसे आप आईआईटी चले जाओगे, आपके क्रेडिट कार्ड्स जो है वो वैसे के वैसे ही जो है लोग आपको देने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, घर वाले आपके लिए लड़कियां ढूंढ के लेके आ जाएंगे कि अरे शादी कर लो, शादी कर लो। मतलब लाइफ बहुत ही एकदम चिल सी हो जाती है ना जब आप जेई चले जाते हो तो, मतलब जब आप आईआईटी चले जाते हो तो कुछ ठीक इसी तरह बाहर विदेशों में क्या होता है कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस जो है ना, यहाँ पे जैसे जाते हो तो क्रेडिट कार्ड जो है ना वो आपके अपने आप लिमिट विमिट बढ़ जाती है और अपने आप जो है ये लोग आके आके आपको देके जाते हैं तो अप्रूव हो जाती है। तो इस कहानी से आप याद रखना कि अगर UCLA उसका वो होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, तो UCLA नहीं, आपके पास यहाँ पे है SCLA में अगर आप चले गए तो आपका क्रेडिट कार्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा? अप्रूव हो जाएगा। और ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा? LCSA अगर आप लोगे तो ये हो जाएगा IC। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आपके पास स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन हुआ तो कोवलेंट कैरेक्टर आपको दिख जाएगा। अगर आपके पास लार्ज कैटायन स्मॉल एनायन है तो आपको आयोनिक कैरेक्टर दिख जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है। पूरे फायांस रूल को जो है आप इस तरह से याद रख सकते हैं, मेरे हिसाब से बहुत आसान होता है। ठीक है, अगर कभी भी आपको ये दिख जाता है कि हाई चार्ज है किसी कैटायन या एनायन पे तो क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन जो होगी वो बढ़ जाएगी और कोवलेंट कैरेक्टर जो है दोबारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर देखो सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड अगर हमने ले लिया तो देखो बच्चा, आपका एनायन तो दोनों में सेम सेम है, एनायन तो आपके दोनों में सेम सेम है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम के बीच में अगर कंपेयर करोगे तो स्मॉल कैटायन आपको यहां दिखेगा, है ना? तो कोवलेंट कैरेक्टर जो होगी वो सोडियम फ्लोराइड की ज्यादा होगी। और इसके ठीक उल्टे में यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास Na है, यहाँ पे आपके पास Mg है, MgF2 है, यहाँ पे NaF है। तो Mg के पास ना +2 चार्ज होता है। देखो यहाँ पे हमें एक और चीज पढ़ाया जाता है कि चार्ज जो होती है वो डोमिनेट कर जाती है साइज के ऊपर, लेकिन आप एक मेरे को बात बताओ बच्चा, एक और चीज, इसको भी साइज के जरिए से ना हम इसको समझा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन है, यहाँ पे भी आपके पास फ्लोरीन है, तो आपका एनायन तो बिल्कुल सेम सेम है। लेकिन आप देखो कि मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज है, यानी कि
मैग्नीशियम आपके राइट हैंड साइड में पड़ता है, सोडियम के राइट हैंड साइड में पड़ता है, तो मैग्नीशियम का साइज थोड़ा छोटा होगा। अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो थोड़ा और छोटा हो गया, यानी कि यहाँ पे भी स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन वाला फंडा यहाँ लग जाता है और ये भी यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा दिखाने लगता है। आया समझ बच्चे? ये था आपका बराबर फायांस रूल। यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी को। वैलेंस बॉन्ड थियरी में हमें बताया गया कि जब एक s ऑर्बिटल एक दूसरे s ऑर्बिटल से टकराएगा तो वो एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कुछ इस तरह से। s ऑर्बिटल इस तरह से स्फेरिकल दिखते हैं। अगर एक s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल से टकराता है तो भी वो एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि यहाँ ना ऐसे देखो सर के बराबर ये लड़ रहे हैं एक दूसरे से। पी में क्या होता है कि या तो वो हेड ऑन या फिर जो है ये अपने पूंछ से भी इस तरह से भी कर सकते हैं। मतलब इसको देखो, इसको मैं कुछ इस तरह से दिखा सकती हूँ कि रोटेट करना चाह रही हूं मैं इसे, पर ये रोटेट जो है ना ये हो नहीं रहा है रोटेट। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, अभी मैं इसको रोटेट करती हूँ। देखो, या तो ये जो है ये सर के बल आपको दे मारे, हाँ ये देखो, या तो सर लड़ जाए या तो सर और पैर लड़ जाए, ठीक है, या तो फिर पैर लड़ जाए, सर या फिर पैर लड़ सकता है। अगर सर और पैर लड़ जाए तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ फेज हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ फेज हो जाएगा। तो इस तरह से जब ये लड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको फिर से सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर साइड बाय साइड इस तरह से लड़ गए एक दूसरे से तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आपको दिख जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एस ऑर्बिटल्स जो होती है वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकती है। अगर आप स्ट्रेंथ देखोगे तो वो हमेशा ही ऑर्बिटल के एरिया पे, मतलब ओवरलैपिंग एरिया, जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। अगर हम सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं तो यानी कि अगर आपके पास 4s है, अगर आपके पास 4p है, तो जहां ज्यादा ओवरलैपिंग वहां आपका बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर मैं एक s ऑर्बिटल बनाती हूँ, ठीक है, ये मेरा एक s है, ये भी मेरा एक s है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे p बनाऊं तो दूसरा p जो है ये कितना ज्यादा ओवरलैप कर पाएगा, नहीं, यहाँ पे s ऑर्बिटल तो बस इतनू सा, यहाँ पे तो बहुत ही छोटा इतनू सा ओवरलैप कर रहा है, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा हद तक ये ओवरलैप कर सकते हैं। इसीलिए देखो पी लड़ा के जब ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, फिर sp और फिर ss ऑर्बिटल, ठीक है। अब अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड की बात करें तो भी हमें पता चलता है कि 2p पाई जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है 2p पाई 3d पाई से, और 2p पाई और 3p पाई जो होगी वो थोड़ी सी और वीक होगी, और फाइनली 3p पाई उससे भी कम स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स की जो क्लाउड है वो और ज्यादा डिफ्यूज हो रही है, वो और ज्यादा फैल रही है, और जब जब ये फैल रही है तो क्या हो रहा है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही है, और इसीलिए बॉन्ड जो है वो वीकर हो रही है, ठीक है। अब ये तो सब लोगों को पता है कि जो आपकी पाई बॉन्ड होती है वो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड से वीकर इन नेचर होती है। अब हम चलते हैं दूसरे थियरी पे जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को देखो, फाइंड आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो है आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता लगाना होता है सेंट्रल एटम का। अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो 5 इलेक्ट्रॉन, कार्बन है तो 4 इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या करना है कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब बगल वाला जो एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है सेंट्रल एटम के साथ, ये पता लगाना होता है। और तीसरी बात आपको क्या करना होता है कि सिग्मा और लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सबको इकट्ठा देखो। अगर आपके पास सिर्फ 2 नंबर आ रहा है तो यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर 3 आ रहा है तो sp2 होगा, अगर 4 तो sp3 होगा, अगर 5 तो sp3d, जहां पे कि dz² वाला जो ऑर्बिटल है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर आगे बढ़ोगे, अगर यहाँ पे 6 है तो आपको मिल जाएगा sp3 d2, यानी कि यहाँ पे dx² माइनस y² और dz² ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आपका ये सिग्मा लोन पेयर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का टोटल 7 आ रहा है तो फिर आपको मिल जाएगा sp3d3, यानी कि यहाँ पे dxy dyz और dzx ये तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं ये तीनों यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बात थी आपकी हाइब्रिडाइजेशन की।
आगे बढ़ते हुए आओ चलो VSEPR थियरी, इसके तो नाम में ही पूरे थियरी का फंडा छुपा हुआ है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी इसे कहते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि किसी भी लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होती है वो सबसे ज्यादा होती है। फिर आपको मिलता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन, और फिर उसके बाद आपको मिलता है बॉन्ड पेयर के रिपल्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि आपको इस तरह से देख लेना होता है। यहाँ पे मैंने सारे एग्जांपल्स भी दे दिए हैं। तो ये देखो बच्चे, अगर आपके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, इस तरह से होगा, यानी कि ये एक लीनियर बनेगा। एग्जाम्पल्स है आपके पास BeCl2 या फिर AgCl2। अगर आपके पास नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनाएगा, ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनार, जहां पे आप देख सकते हो कि BF3 का एग्जाम्पल लिया गया है। अगर आपके पास 4 है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो ये टेट्राहेड्रल शेप ले लेगा, एग्जाम्पल हो जाता है CH4। आगे बढ़ते हैं। बाय द वे, इन सब में आपको कहीं पे भी कोई लोन पेयर नहीं दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर की बातें कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, अगर आपका 5 बॉन्ड पेयर होता है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसका एग्जाम्पल है PCl5। अगर आपके पास 6 आ जाता है तो फिर ये हो जाता है ऑक्टाहेड्रल, जिसका एग्जाम्पल है SF6 या फिर TF6, ठीक है। अगर आपके पास 7 आ जाते हैं तो इसका हो जाता है पेंटागनल बाइपिरामिडल, जिसे कहते हैं जिसका एग्जाम्पल होता है IF7, मतलब आयोडीन बीच में और 7 फ्लोरीन ने घेर के रखा है, इसका हो जाएगा पेंटागनल बाइपिरामिडल। आया समझ? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस बार हमारे पास लोन पेयर भी होगा। मान लो हमारे पास एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनार हो जाएगा। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ट्राइगोनल प्लेनार होगा, लेकिन शेप जो होगी आपको हमेशा जो है लोन पेयर को नहीं देखना है। तो लोन पेयर को ढक दो, आपको क्या दिखेगा, बेंट शेप दिखेगा, और देखो बेंट शेप ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आपके पास 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो देखो क्या हो रहा है, आपको दोबारा से जो है इस लोन पेयर को नहीं देखना है, तो ये क्या बन रहा है, ये जरा पिरामिड जैसा दिख रहा है, तो इसीलिए इसे हम ट्राइगोनल पिरामिडल कहते हैं, जो कि NH3 का शेप होता है, ठीक है। फिर देखो, अगर आपके पास 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों को ढक दो। ये क्या बन रहा है, एक बेंट शेप बन रहा है ना, बेंट V शेप दिखाई दे रहा है, बेंट V शेप, एग्जैक्टली ये होता है आपके वाटर का शेप, ठीक है। इसी तरह से और आगे बढ़ते रहते हैं। अब देखो, हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, ठीक है। 4 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो क्या करो, बस इसको ढक दो। जैसे ही इसको ढकोगे और इस चीज को जरा ऐसे घुमा दो, ठीक है, इस चीज को इस तरह से रोटेट कर दो, क्या मिलेगा आपको, सीसॉ शेप मिलेगा। क्या मिलेगा, सीसॉ शेप। और ये किस चीज का एग्जाम्पल है, SF4 का एग्जाम्पल है। फिर देखो, आपके पास 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। अब आप क्या करो, इन दोनों को ढक दो, तो क्या बन रहा है, ये T शेप बन रहा है, ये होता है आपका ClF3 का एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपके पास 2 बॉन्ड पेयर है, आपके पास 3 लोन पेयर है, तो आपने क्या करना है, आपने जो है इनको तो ढक दिया, साथ में इसको भी ढक दो। अब ये क्या बन रहा है, देखो लीनियर बन गया, सीधा सीधा बन गया है, तो ये भी हो रहा है आपका एग्जाम्पल XeF2 का, जेनॉन के साथ 2 फ्लोरीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ये देखो इसको ढक दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, ऊपर जा रहा है ना तो पिरामिड की तरह। यहाँ पे आपके पास दो लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, तो इनको ढक दो, ये क्या बन गया, ये तो बन गया स्क्वायर प्लेनार, चारों ही प्लेन में है, तो ये बन जाता है स्क्वायर प्लेनार। और इसका एग्जाम्पल होता है आपका XeF4 यानी कि ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। जब जब डाइपोल मोमेंट म्यू, डाइपोल मोमेंट को डिनोट करने के लिए हम म्यू का इस्तेमाल करते हैं। जब भी म्यू 0 होता है इसका मतलब है कि वो नॉन पोलर है, और अगर म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है तो हम उसे पोलर कहते हैं। जैसे कि हमारा वाटर जो है ये एक पोलर सॉल्वेंट है। तो अगर आपके पास 2 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0 के एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं। देखो BeCl2 BF3 में भी म्यू इज इक्वल टू 0, CH4 में म्यू इज इक्वल टू 0, PCl5 में म्यू इज इक्वल टू 0, SF6 में म्यू इज इक्वल टू 0 और IF7 में भी म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे भी दिखता है कि जब लोन पेयर हो, जैसे कि 3 लोन पेयर यहाँ पे है XeF2 में, फिर भी जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 है। XeF4 में 2 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, लेकिन फिर भी जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो 0 है। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट ही इस तरह से है कि एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और इसीलिए डाइपोल मोमेंट इनकी 0 बन जाती है, ठीक है।
कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है और ये एनसीईआरटी में भी है। देखो NH3 की डाइपोल मोमेंट हमेशा ही NF3 से ज्यादा होती है। यहाँ पे मैंने एरो से आपको दिखाने की कोशिश करी है कि NH3 में देखो हाइड्रोजन वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नाइट्रोजन खींच रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो लोन पेयर है वो भी इस चीज को और ऊपर खींच रहा है, जिसके वजह से पूरा का पूरा डाइपोल मोमेंट वो एक ही दिशा में जा रहा है। लेकिन यहाँ देखो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो फ्लोरीन जो है इधर खींच रहा है, फ्लोरीन इधर खींच रहा है, फ्लोरीन इधर खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर जो है ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जाके कैंसिल आउट हो रहा है, और इसीलिए NH3 ज्यादा डाइपोल मोमेंट रखता है NF3 से। अब अगर हम बात करें CH3Cl2 की, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4 की, तो इनकी डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरह की ट्रेंड रखती है। अगर हम CD3F और CH3F की बात करें तो हमें दिखाई देता है कि ड्यूटेरियम जो है ये ज्यादा पॉजिटिव है हाइड्रोजन से, और इसीलिए इसे हमें यहां रखना पड़ता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं PCl3F2 which is lesser than PF3Cl2। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि क्योंकि दोनों साइड OH OH है, तो यहाँ पे हमें म्यू नॉट इक्वल टू 0 दिखता है। यहाँ पे ऑल दो ऑर्थो पोजीशन पे दो OH OH लगे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें म्यू इज इक्वल टू नॉट 0 दिखता है, लेकिन जब ये Cl और Cl लगे होते हैं तो यहाँ पे हमें म्यू इज इक्वल टू 0 दिखता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, और फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जहां पे कि बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड हमारे को सवाल दिख जाते हैं क्लास में, मतलब एग्जाम में। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मॉलिक्यूल में 8 से ज्यादा हो, 8 के बराबर हो या 20 से कम हो, तो आपको ये बॉन्ड ऑर्डर मिलेंगे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो 0, 9 इलेक्ट्रॉन हो तो 0.5, 10 हो तो 1, 11 हो तो 1.5, 12 हो तो 2। और यहाँ पे ये बच्चे डायामैग्नेटिक हो जाते हैं। अगर 13 हो तो 2.5 ये पैरामैग्नेटिक होगा, 14 हो तो 3 ये भी डायामैग्नेटिक होगी, 15 हो तो 2.5, 16 हो तो 2, 17 हो तो 1.5, 18 हो तो 1 जो कि फिर से डायामैग्नेटिक हो रही है, 19 हो तो 0.5 और 20 हो तो 0। अब देखो अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, number of electrons in bonding minus number of electrons in anti bonding divided by 2। जैसे कि अगर आपके पास सिर्फ H2 मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1, अगर आपके पास H2 प्लस है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी 0.5, और अगर आपके पास H2 माइनस है तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी 0.5। ठीक है, अब आपको एक और चीज याद रखना है, ये कुछ एक्सेप्शनल चीजें जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन होते हैं सिवाय 10 और 16 के, तो ये हमेशा डायोमैग्नेटिक होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है तो ये पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, क्या होंगे? ये पैरामैग्नेटिक होंगे। और इसी बात पे हमारा ये जो क्लास है, हमारा ये जो आज का थियरी वाला जो सेशन था वो हमारा खत्म होता है। वैसे तो देखो इस चैप्टर में आपके पास डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये सारी भी है, लेकिन बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसीलिए हम सीधे सीधे J 2024 के क्वेश्चंस पे फोकस करने के लिए आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल, और पहला सवाल है हमारा कि given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R। तो आपके पास एक असर्शन है और आपके पास एक रीजन है, और आपसे पूछा गया है, देखो आपसे असर्शन में पूछा गया है कि PH3 के पास एक लोअर बॉइलिंग पॉइंट है देन NH3। ये तो बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, रीजन में बता रहे हैं कि लिक्विड स्टेट NH3 मॉलिक्यूल्स का जब हम लेते हैं थ्रू वैन डर वाल्स फोर्सेस, in liquid state NH3 molecules are associated through van der Waals forces but PH3 molecules are नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया रीजन। अभी तो मैंने बताया कि NH3 के पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये तो आप कह ही नहीं सकते कि रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बल्कि रीजन तो सरासर बिल्कुल गलत है। तो सीधे सीधे जो हम है क्या करेंगे, ऑप्शन डी पे क्लिक कर देते, क्योंकि ए हमारा करेक्ट है और हमारा रीजन जो है वो हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है बच्चे, और ये हमारा करेक्ट आंसर भी है, देख रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। अच्छा, इस चैप्टर से 2024 में आपको पता है कितने सवाल आए थे? कुछ 45 से भी ज्यादा सवाल आए थे, कुछ 45 सवाल आ गए थे सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से।
तो ध्यान रखना इस चैप्टर का थोड़ा हाई वेटेज है और आपको पढ़ लेना चाहिए, मतलब प्रॉपर आपको एक बार रीडिंग लगा लेनी चाहिए, ठीक है। चलो अभी अभी जो हम लोगों ने फायांस रूल पढ़ा था इसी को हम यूज करेंगे। देखो, अरेंज द बॉन्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। आपको क्या करना है, आयोनिक कैरेक्टर के हिसाब से आपको इनको अरेंज करना है। तो बच्चे अभी अभी तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपके पास स्मॉल कैटायन होगी और लार्ज एनायन होगी तो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगी। और इसका ठीक उल्टा क्या होता है, अगर आपके पास लार्ज कैटायन होगी और स्मॉल एनायन होगी तो आपका जो आयोनिक कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, आपको बस देखना है कि कहाँ कहाँ कोवेलेंट हो सकता है, कहाँ कहाँ आयोनिक हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले मेरी नजर पड़ गई है N2 पे। अब N2 क्या होगा कि N2 जो है, क्योंकि दोनों के दोनों एटम बिल्कुल सही सलामत और एकदम बराबर है एक दूसरे के, तो यहाँ पे कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो रहा है, कोई ज्यादा बड़ा कैटायन, कोई ज्यादा बड़ा एनायन भी नहीं हो रहा, तो ये तो डेफिनेटली कोवेलेंट बॉन्ड ही होएगी, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो फिर देखो हमारे पास क्या हो रहा है, हमें क्या चाहिए, लार्ज एनायन स्मॉल, लार्ज कैटायन चाहिए, स्मॉल एनायन चाहिए। अच्छा, LiF पे आते हैं। LiF पे हमारे पास लार्ज कैटायन तो होगी, हीलियम, उसके बाद लिथियम, और आपको पता है कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने पीरियड में सबसे बड़े होते हैं। तो लिथियम जाहिर सी बात है कि फ्लोरीन से तो काफी बड़ा है, पर अब मैं लिथियम को ना यहां लग रही हूँ, ठीक है, LiF को मैं इधर रखती हूँ। अब आपके पास है K2O, तो लिथियम सोडियम फिर पोटेशियम, तो पोटेशियम में काफी बड़ा है, और इधर आपके पास ऑक्सीजन है, तो मतलब ऑक्सीजन के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से K2O इधर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या कौन आ जाएगा, उसके बाद आपके पास देखो SO2 आ जाएगा, क्योंकि सल्फर जो होगी वो ऑक्सीजन से बड़ी होगी, सल्फर जो होगी वो ऑक्सीजन से बड़ी होगी, और यहाँ आपके पास ClF3 भी है। तो मुझे लगता है कि ClF3 में भी, ClF3 में Cl काफी बड़ा होगा, तो यहाँ पे आप ClF3 लिख दीजिए और फिर यहाँ पे आप SO2 लिख दीजिए, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन जो है इनके बीच के साइजेस ना, इनके बीच के साइजेस जो है ना, जो मतलब गैप होती है वो थोड़ी सी कम होगी। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि N2 SO2 ClF3 K2O एंड फिर LiF, मुझे लगता है कि ऑप्शन C करेक्ट है हमारा। पर आप भी एक बार देख लीजिए बच्चा कि क्या ही हो सकता है इसमें, ठीक है। मुझे तो लगता है कि यही हमारा करेक्ट आंसर है, बट फिर भी आप एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल हमसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर आयन जिनके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है। अब देखो दोबारा से आपके पास आ गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, PF5। बच्चे PF5 की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, आपके पास एक फॉस्फोरस है और सराउंडिंग में 5 है, तो आपको कितने कितने ऑर्बिटल्स लेने पड़ेंगे। आपने एक S ले लिया, फिर आप ले लो 3P, तो हो गए 4 ऑर्बिटल, आप एक और D भी ले लो, फिर हो गए 5 ऑर्बिटल। तो इतने में आपको क्या मिलेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, आपको मिल जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, फिर देखो यहां आती है आपकी BrF5। BrF5 को अगर मैं देखूं तो Br, ब्रोमीन के पास ना एक लोन पेयर भी रहेगा, क्योंकि ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, 7 होते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये होता है आपका स्क्वायर पिरामिडल, एक्चुअली ये होता है आपका स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है जी। अच्छा, फिर आप ले लो PCl5, तो PCl5 तो सेम एज PF5, ये भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, ये भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगा, है ना। फिर हम ले लेते हैं PtCl4 को। अब PtCl4 के बारे में आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर अभी तक आपने कुछ पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि PtCl4 2 माइनस जो होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है DsP2, और ये होता है आपका स्क्वायर प्लेनार। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका स्क्वायर प्लेनार। फिर हम आते हैं BF3 पे। बच्चा BF3 तो डेफिनेटली ट्राइगोनल प्लेनार होता है, ये बाइपिरामिडल तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, ये तो ट्राइगोनल प्लेनार ही होना पड़ेगा इसे। और फिर हम आते हैं FeCO4
5 पे, तो ये क्या है, ये एक मेटल कार्बोनिल है, ठीक है। अब FeCO5 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा DsP3 वाली हाइब्रिडाइजेशन, और ये भी आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगा। तो जरा देख लो, आपके पास PF5 हो गया, आपके पास PF5 हो गया, PCl5 हो गया, FeCO5 हो गया, है ना, इतने ही है बस, 1 2 3, हाँ जी। तो 3 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है, 3 इज द करेक्ट आंसर। आओ बच्चे चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चौथे सवाल पे आ गए। चौथा सवाल एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कि 2 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, और दोनों स्टेटमेंट में इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने कहा है कि एक पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होती है, इसके पास लोअर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है अबव एंड बिलो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये तो हो ही नहीं सकता बच्चे। देखो, जब p ऑर्बिटल मतलब पाई ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग जब हो रही होती है, तो ये होती है आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब इसके ऊपर और इसके नीचे आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिलती होती है, तो ये तो गलत हो गया। और स्टेटमेंट 2 देखो, देन पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल हैज अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई। ये बिल्कुल सही है। देखो, पाई स्टार में क्या होता है कि पाई स्टार में आपको इस तरह का बनाना पड़ता है, आपको इस तरह का बनाना पड़ता है, और ये एक नोड होता है, तो ये तो ट्रू है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पांचवें सवाल, देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी हम आंसर कर पा रहे हैं इसका, क्योंकि ये इतना आसान है, क्योंकि ये इतना आसान सा चैप्टर है, यहां से आप गलती नहीं कर सकते हैं। आपके पास बहुत आसान आसान से सवाल आते हैं, और मुझे तो लगता है कि आपको इसमें से, इस चैप्टर में से फुल मार्क्स मतलब 4 या 8 मार्क्स तो आपको लेके ही आना चाहिए, ठीक है। 4 या 8 मार्क्स तो आपको लेकर ही आना चाहिए। बट खैर चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, ऑल राइट बच्चे, आगे बढ़ते हैं। देखो, सिलेक्ट द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल शो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। अब देखो, आपको पता होगा कि जब हम H2O की बात करते हैं ना, तो H2O में आपके पास इंट्रामोलिक्यूलर नहीं होती, आपके पास इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। NH3 में भी आपके पास इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो NH3 भी नहीं हो पाएगा। C2H5OH, ये जहां पे OH दिखते हैं ना, अल्कोहल जो होते हैं, इनके पास भी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चे। तो मेरे हिसाब से ये देखो, ये जो ऑर्थो, ये जो यहाँ पे नाइट्रो और ये जो यहाँ पे OH जो है, इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और इसीलिए यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आ गए हो समझ, आ गए हो, ठीक है। चलो चलो चलो, अब आगे बढ़ते हैं, छठे सवाल के और जाते हैं। छठा सवाल पूछ रहे हैं कि चूज द पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। बच्चे, CCl4 का एक बार जो है आप ये बना दो, तो देखो CCl4 हर तरफ आपके पास क्या आएगा, Cl, तो ये तो नॉन पोलर ही होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बना के देखो, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी नॉन पोलर, ये तो नॉन पोलर ही होना है। CH2 मतलब ये देखो, C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, तो ये भी नॉन पोलर। बचा क्या अपने पास, ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी तो होना ही है, क्योंकि एक तरफ आपने जो है हाइड्रोजन डाल दिया, बाकी 3 तरफ आपने क्लोरीन डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के वजह से थोड़ा कम तो हो जाएगा ना। हाँ, हाइड्रोजन थोड़े खींच पाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 2.5 और 2.1 इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस होती है, तो क्या हो जाएगा, कार्बन खींच लेगा, फिर क्या हो जाएगा, ये तो इसमें तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा, ये पोलार हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये पोलार हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर वाला जो कैलकुलेशन करके दिखाया था, तो वहां पे देखो, सम ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO+। आप बस सीधे सीधे जो है इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करो, ठीक है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि 6 और 8 मिला के यहाँ पे आपके पास हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के सर पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया है अपने में से, तो यहाँ पे भी आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो 14 और 14 यानी कि दोनों के पास बॉन्ड ऑर्डर है 3, तो 3 + 3 आपको मिल जाएगा 6 इज द करेक्ट आंसर। वाह भाई वाह, इतना ही चाहिए था हमें, हमें तो बस इतना ही चाहिए था, इतना ही हमारा आंसर था। ठीक है, आओ चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे हमें क्या दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 पे हमें दिखाई दे रहा है कि द नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ओहो, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, बट चलो मेरे पास ये जो है ना क्वेश्चन है सामने, तो मैं देख पा रही हूँ कि द नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस आपके पास है HF, फिर है आपके पास H2O, ठीक है, फिर है आपके पास SO2, ठीक है, फिर है आपके पास H2, ठीक है, नॉन पोलर यानी कि नॉन पोलर, अच्छा ठीक है, नॉन पोलर, ठीक है, H2 है, फिर आपके पास है CO2, फिर है आपके पास CH4, फिर है आपके पास NH3, फिर है आपके पास HCl, फिर है आपके पास CH3L3 और फिर है आपके पास BF3। ठीक है, तो आओ इनको सॉल्व करके देखते हैं बच्चे। HF में क्या होगा? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो नॉन पोलर नहीं हो सकता, है ना, ये तो पोलर ही होगा, ये तो पोलर होगा। H2O हम सबको पता है पोलर है। सल्फर डाइऑक्साइड को देखोगे तो यहाँ पे ये भी जो है ये भी पोलर होगा। हाइड्रोजन ये हो जाएगा हमारा नॉन पोलर, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा नॉन पोलर, CH4 हो जाएगा नॉन पोलर, NH3 अभी हमने दिखाया था कि इसमें जो डाइपोल मोमेंट होती है वो ज्यादा होती है, तो ये तो नॉन पोलर नहीं हो सकता, ये तो पोलर होगा। HCl जो होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा पोलर होगा। ठीक है, ये हमारा पोलर होगा, ये हमारा पोलर होगा। CHCl3 ये भी हमारा पोलर होगा, लेकिन जो हमारा BF3 है ये भी हमारा नॉन पोलर है। तो कितने हैं हमारे पास आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, ऑलराइट, आंसर है हमारा यहाँ पे 4। ठीक है, ऑलराइट, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जहां पे हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम अमंग्स द फॉलोइंग इज। ठीक है, O3, ओजोन की अगर मैं आपको पिक्चर बना के दिखाऊं तो ओजोन के पास क्या होता है? ये एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक लोन पेयर रख देते हो, तो बिल्कुल सही बात है, इसके पास तो हो जाएगा। H2O की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक लोन पेयर इधर, यहाँ पे एक लोन पेयर इधर, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, इस तरह का बनता है। SF4 की अगर मैं बात करूं तो SF4 में आपको पता है कि इसकी सीसॉ शेप होती है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और यहाँ पे आपके पास लोन पेयर होता है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगर NH3 की बात करें तो NH3 में भी हमारे पास एक लोन पेयर तो जरूर होगा, ये भी हो जाएगा। ClF3 की अगर मैं बात करूं तो ClF3 में आपके पास टी शेप होता है, यानी कि यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे, क्योंकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर मौजूद। फिर अगर मैं BrF5 की बात करूं, ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, और यहाँ आपके पास एक लोन पेयर रहेगा। XeF4 की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरह से होता है, ये देखिए, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे भी एक लोन पेयर, तो यानी कि हमारा आंसर होता है O3, SF4, NH3, BrF5। तो 1 2 3 4, 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है कि नंबर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग, ओके, number of species from the following which are paramagnetic with bond order equal to 1 is। बच्चे अभी मैंने आपको बताया कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना है, और मैंने वो एक्सेप्शंस भी बता दिया आपको कि कहाँ कहाँ पे आपको पैरामैग्नेटिक दिखेंगे और कहाँ कहाँ पे आपको डायामैग्नेटिक दिखेंगे। तो चलो बस सॉल्व करके बता दो। ये देखो, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी? 1, है ना, हाइड्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी? H2, अभी तो बताया, यस, H2। दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? ये देखो, अरे थोड़ी देर पहले तो कैलकुलेट करके दिखाया था बच्चे, भूल गए क्या हम? ये देखो 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 देखो,
ये देखो थोड़ी देर पहले अभी तो कैलकुलेट किया था, ये देखो H2 की बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है, 1 होती है, 1। अब इसमें क्या हो रहा है कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं ना, ठीक है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे बॉन्डिंग में ही फिलअप हो गए, ठीक है। तो इसके पास कोई बॉन्ड, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और ये जो है ये डायामैग्नेटिक होता है हमारा, ठीक है, ये डायामैग्नेटिक होता है। अब अगर He2+ की बात करूं तो He2+ की जो बॉन्ड ऑर्डर होती है वो होती है 0.5। अब ये हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। आओ चलो O2+ की बात करें, O2+ में क्या होता है, O2+ में आपको मिल जाएगा 2.5, ठीक है, ये हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। फिर देखो हमारे पास है N2 2-, N2 2- की अगर मैं बात करूं तो इनकी हो जाएगी 2, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी 2, और ये हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक, ठीक है। फिर हम आते हैं O2 2-, तो O2 2- में 16 एंड 17 18, 18 अगर होगा तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक, ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक, ओके। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं आपके पास F2। F2 की अगर हम बात करें तो F2 में जो होगा आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, और ये भी हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक। फिर हम आते हैं नियॉन पे, Ne2+, अरे भाई नियॉन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, Ne2+, इसकी तो वैसे भी हो जाएगी, मतलब Ne2 तो हो ही नहीं सकता, पर ये तो 0.5 आ जाएगा फिर भी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से घट गया, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और अगर मैं B2 की बात करूं, बोरोन 2, बोरोन है ना, B2 की अगर मैं बात करूं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, कोई किसी को पता है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे? हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 और 5 10, 5 और 5 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बॉन्ड ऑर्डर बताया तो था, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, ये देखो 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 देखो, दोबारा देख लो, अगर भूल गए भी हो तो ये देखो, दोबारा देख लो, देखो 10 के लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 1, और ये क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है, यस 10 में क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। तो यहाँ पे जो B2, ठीक है, ये जो है ना, ये जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कितना, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो हमारा आंसर है यहाँ पे 1, आंसर आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ B2 जो है वो आपको बॉन्ड ऑर्डर दिखा रहा है 1, और ये पैरामैग्नेटिक भी है, ठीक है। ऑलराइट, ओके बच्चे, चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड फ्रॉम, ओहो यहाँ पे ना एक एक चीज जो है वो मिस हो गई, सॉरी, टाइपिंग एरर हो गई है। फॉर्म्ड फ्रॉम, फॉर्म्ड फ्रॉम यहाँ पे लिख दो 2s एंड 2p, ठीक है, 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो आपके पास अगर एक डायटोमिक मॉलिक्यूल हो और आपने उसका क्या करना है, आपको उसका 2p ले लेना है, ठीक है, आपको उसका 2p इलेक्ट्रॉन्स ले लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 2p और ये हो जाएगा आपका 2s, ठीक है। अब 2s 2s जब दो जुड़ेंगे तो 2s 2s से आपको कितने मिलेंगे, एक एंटी बॉन्डिंग मिलेगी आपको, एक आपको एंटी बॉन्डिंग मिलेगी, और जब 2p 2p जुड़ेंगे तो 2p 2p जुड़ने से आपको 3 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मिलेंगे, है ना, आपको 3 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। तो 3+1 कितना हो गया हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे 4, ठीक है। आपको कितने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे, 4 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। चलो 12th क्वेश्चन पे आ गए हैं। 12th क्वेश्चन है हमारा, द 12th क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 2-formyl hex 4 enoic acid is, चलो देखते हैं। चलो देखते हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। अब ये हेक्स 4 इनोइक एसिड को कैसे लिखे, देखो हेक्स है तो मतलब अगर हेक्स है हमारे पास तो यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 होंगे, क्योंकि हेक्स है हमारे पास, ठीक है। इन ओइक एसिड तो यहाँ पे हम लगा देते हैं OH डबल बॉन्ड O, हो गया। 2-formyl, सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास एक फॉर्माइल है, यानी कि CH डबल बॉन्ड O, ऐसा ही लिखते हैं हम, है ना, CH डबल बॉन्ड O इस तरह से लिखते हैं हम, ठीक है। ऑलराइट, ओके।
फिर देखो यहाँ पे हमारे पास और क्या हो जाएगा, 2 फॉर्माइल हेक्स 4, 1 2 3 4, चौथे पोजीशन पे आपके पास डबल बॉन्ड है ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, इसकी 2 वैलेंसी ओवर हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा H2, ठीक है। यहाँ पे अच्छा H2 नहीं लिख के इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, H2 ना लिख के इसको हम यहाँ पे हाइड्रोजन लिखते हैं। अब इसका 1 2 3 ओवर हो गया, तो ये एक हाइड्रोजन, इसका 1 2 3 ओवर हो गया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और इसके पास एक ओवर हुआ है, तो ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब गिन ले, चलो अब गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और पाई है हमारे पास 1 2 3, तो 3 पाई बॉन्ड है हमारे पास, और 19 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि 19 20 21 22 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है, ठीक है। ऑलराइट, चलो 13th क्वेश्चन पे आ गए बच्चा, बस होने वाला है। 13th क्वेश्चन पे देखो, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ जीरो डाइपोल मोमेंट अमंग CH4 BF3 H2O HF NH3 CO2 and SO2। देखो बच्चा, CH4 में तो हमारे पास जीरो डाइपोल मोमेंट ही होगा, BF3 में भी हमारे पास जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, NH3 नहीं होगा, HF नहीं होगा, H2O नहीं होगा, CO2 होगा, SO2 में भी नहीं होता है, तो यानी कि हमारा आंसर होता है यहाँ पे 3। बहुत ही बढ़िया है ना। यस, चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखो, BRF5, बच्चे ये तो आप आसानी से कर लोगे, BRF5 हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, H2O हो जाता है हमारा बेंट, ClF3 हो जाएगा हमारा टी शेप, और SF4 जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सीसॉ वाला, सीसॉ हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आप बताओ इसका क्या आंसर होगा, A का 4 होता है, A का 4, B का 3, A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2। आई थिंक ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यस ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 15th क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड फ्रॉम डैश एंड डैश एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कौन कौन से है, यहाँ पे है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो फॉर्म्ड फ्रॉम 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो बच्चे 2s एंड 2p से आपको कितने सारे ऑर्बिटल्स मिलेंगे, बच्चा देखो 2s से आपको कितने मिलेंगे, 2s से आपको दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, और 2p से आपको कितने मिल जाएंगे, 2p से आपको 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल जाएंगे, तो 2 + 6 कितने हो गए, 8, 8 इज द करेक्ट आंसर, 2 + 6 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 16th क्वेश्चन इज, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, the net dipole moment of NF3 is greater than NH3, that is true। ये तो बिल्कुल गलत है, NF3 की ग्रेटर नहीं होती, NH3 की ग्रेटर होती है ना, NF3 की ग्रेटर नहीं होती, NH3 की ग्रेटर होती है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। In NH3 the orbital dipole due to lone pair and dipole moment NH bonds are in opposite direction, बिल्कुल भी नहीं। NF3 the orbital dipole due to, नहीं नहीं नहीं, गलत है, दोनों ही गलत है, तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर फॉल्स, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 17th क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस व्हेन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। हैव द मिनिमम ओवरलैप, बिल्कुल गलत है। हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, दैट इज ट्रू। हैव डिफरेंट, ना बिल्कुल भी नहीं, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए एंड सी, ठीक है, ए एंड सी, यानी कि ऑप्शन बी पे हम क्लिक कर देते हैं, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, 18th क्वेश्चन पे आ चुके हैं बच्चे। 18th क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ स्पीशीज from the following in which the central atom uses sp3 hybrid orbital in its bonding is, आओ चलो देख लेते हैं। NH3 में हमारे पास क्या होता है बच्चा, NH3 yes is sp3, क्योंकि इसके पास टेट्राहेड्रल शेप होती है, आपको याद होगी ना, टेट्राहेड्रल होती है। SO2 की अगर मैं बात करूं तो SO2 में क्या होता है कि sp2 होता है आपका। SiO2 की अगर मैं बात करूं तो SiO2 क्या करता है, SiO2 जो है, SiO2 की ना जरा ट्रिकी सी एक वो होती है, ठीक है,
SiO2 का स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ये जरा ट्रिकी सा एक होता है। ये देखो Si, फिर ऑक्सीजन, फिर Si, ठीक है। और ये जो है इधर भी ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, इधर भी ऑक्सीजन से, यहाँ पे भी एक और ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक और ऑक्सीजन। अब देखो जब चारों तरफ से ये गिरा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, तो आप क्या बोलोगे, इसके पास भी ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होती है, ठीक है। फिर हम आते हैं BeCl2 पे। BeCl2 के पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इनके पास भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर मैं H2O की बात करूं तो यहाँ पे होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। CH4 की अगर मैं बात करूं तो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। BF3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिकली हमारे पास कौन कौन से sp2 वाले हो गए, हमारे पास ये है 1 2 3 and 4। 4 is the correct answer, 4 is the correct answer बच्चे, 4 is the correct answer। आ गया समझ, ठीक है, ओके। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट आयोनिक। लीस्ट आयोनिक कौन सा होगा, दोबारा से फायांस रूल का इस्तेमाल करना बच्चा। लीस्ट आयोनिक के लिए आपको क्या चाहिए, लीस्ट आयोनिक के लिए वैसे तो आपको चाहिए एक स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज याद रखना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Cl2 है, ठीक है, यहाँ पे Cl2 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जरा सी हाई हो गई, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आयोनिक, ये तो बिल्कुल ही आयोनिक हो जाएगा, ठीक है। अब AgCl में देखो, AgCl में क्या होता है कि Ag के पास, अच्छा एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, एक और टॉपिक आती है या फिर एक और चीज कह सकते हो, इसे कहते हैं हम स्यूडो इनर्ट गैस, ठीक है। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन करके एक चीज आती है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसके वजह से हमें लीस्ट आयोनिक या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज्यादा दिखती है, ठीक है। अब पोटेशियम और KCl की बात करेंगे तो ये तो आयोनिक ही होना है, ये तो आयोनिक ही होना है, ठीक है। अब Ag का अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूं तो आप क्या बताओगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी क्रिप्टॉन, फिर लिखो 4d10, और Ag किसके नीचे आता है, कॉपर के नीचे आता है, तो यानी कि 4d10 5s1, ठीक है। तो 10 और 11, तो ये तो आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कतई नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा बाई चांस, नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अब मैं आपको कोबाल्ट की दिखाती हूँ बच्चे, ठीक है। देखो कोबाल्ट यहाँ पे Cl2 है ना, Cl2 है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कोबाल्ट की अगर मैं आपको लिखकर दिखाऊं तो कोबाल्ट का हो जाएगा यहाँ पे क्रिप्टॉन नहीं होगा, कोबाल्ट के पास आएगा आर्गन, आर्गन लिख दो, फिर यहाँ पे लिखो कोबाल्ट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट 27 होता है, तो यानी कि 3d7 4s2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 3d7 4s2। अब कोबाल्ट जो है ना बच्चे यहाँ पे, अब देखो एक बार ध्यान से देखो, ओए होए होए, कोबाल्ट ने अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स घटा दिया तो उसके पास आएगा 3d7, तो ये तो नहीं है। अब AgCl में, अब देखो ध्यान से देखो, हो मैंने ही गलती कर दिया एक्चुअली। AgCl में देखो, Ag जो होगी यहाँ पे Cl ने ले लिया है -1 चार्ज, तो Ag के पास हो जाएगा +1, यानी कि Ag जब यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन खो देगा तो 4d10 आ जाएगा। अब d10 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको नियॉन जैसा कोई नोबल गैस याद आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा हमारा लीस्ट आयोनिक है, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन दिखा रहा है आपको, AgCl दिखाएगा आपको, ठीक है। आओ चलो आगे बढ़ते हैं, 20th क्वेश्चन पे आ गए हम, 20वें क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। और कितना टाइम लगा हमें अभी तक, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, बस 48-50 मिनट्स, है ना, इतना ही कुछ हुआ होगा, 1 घंटा भी नहीं हुआ। चलो, a diatomic molecule has a dipole moment of 1.2 dBi. If the bond distance is 1 angstrom, then fractional charge on each atom is, दोनों के ऊपर फ्रैक्शनल चार्ज कितना होगा ये बताना है। तो देखो बच्चा, हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड विथ डी, ठीक है। और यहाँ पे म्यू आपको बता दिया गया है कि 1.2 डी बाई होती है, तो ये लिख लो आप Q इंटू 1 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये भी बता दिया है आपको, है ना, डिस्टेंस, D क्या है, डिस्टेंस, 1 एंगस्ट्रॉम लिख दिया यहाँ पे। अब आपको जो है, आपको क्या निकालना है, Q निकालना है, तो Q इज इक्वल टू लिख दो यहाँ पे 1.2, और ये बता रहे हैं कि 1 डी बाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -18, तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर ऐसा लिख देती हूँ मैं, और जो 1 एंगस्ट्रॉम है, इस 1 एंगस्ट्रॉम को मैं 1 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर भी लिख सकती हूँ, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब यहाँ पे 10 आ गया,
ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ 1.2 इंटू 10⁻⁻10, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 0.00000000 कुछ 1.2, यानी कि दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 और आपका आंसर होता है यहाँ पे 0। ठीक है, आपका आंसर होता है यहाँ पे 0। बस इतनी सी बात थी, इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल। अब ये मत कहना कि मैम आपने तो सारे आसान सवाल ढूंढ के लाए। बच्चे ये सारा का सारा 2024 का क्वेश्चन है, तो ये मेरा काम नहीं है, ये एनटीए का काम है। जितने भी शिफ्ट हुए हैं, जितने भी सवाल आए हैं, वो सब मैं उठा के लेके आ गई हूँ, तो ये मेरा काम नहीं है। अगर आपको आसान सवाल लग रहा है, ये तो एनटीए का ही काम है। और इसी तरह का सवाल जो है आप अपने एग्जाम में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप अपने एग्जाम में भी कुछ इसी तरह के जो क्वेश्चंस है उनको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। एक सेकंड जरा बच्चे, एक सेकंड। ठीक है, एक चीज जरा गलत हो गई है यहाँ पे। एक सेकंड, जरा जरा 1 मिनट देना, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। चलो, हाँ जी बच्चे, सॉरी। हाँ, which one of the following molecules has maximum dipole moment? अब बच्चे आप लोगों को दोबारा से पता चल गया होगा कि यहाँ पे अगर NF3 है, CH4 है, PF5 है और NH3 है, तो आपको आंसर किसका करना है? आपको आंसर लगाना है NH3 पे ही। NH3 पे ही आप आंसर लगाओगे और किसी पे नहीं लगाओगे। ठीक है, और राइट, NF3 और NH3 में जब कंपेयर करोगे तो NH3 की जो डाइपोल मोमेंट होगी वो आपको ज्यादा नजर आएगी। चलो, 22nd question, number of molecules ions from the following in which the central atom involved in sp3 hybridization। ठीक है, तो देख लेते हैं। हमारे पास है NO3 माइनस। ठीक है, NO3 माइनस, यानी कि इसको हम कैसे बनाएंगे? NO3 माइनस, तो एक साइड तो डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, एक इधर O चला जाएगा, इसके पास एक माइनस साइन आएगा और यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। तो ये जो है, दिस इज सराउंडेड बाय 3 सराउंडिंग एटम्स, तो यानी कि इसके पास sp2 आ जाएगा। अब अगर हम BCl3 की बात करें तो इसके पास भी जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी। ठीक है, ClO2 माइनस की अगर मैं बात करूं, ClO2 माइनस की अगर मैं बात करूं, तो ये देखो Cl, आपके पास O2 माइनस है ना, तो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और एक ऑक्सीजन के पास माइनस होगा और यहाँ पे आपको इस तरह से 2 लोन पेयर दिखेगा। इसके पास आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाई देगी। और साथ ही में अगर ClO3 की बात करें तो देखो Cl है ना, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पास भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखेगी। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, आओ चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हर इनमें से किसके पास सिर्फ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अब आप लोगों को पता तो होगा कि ऑक्सीजन जो है ना, O2 में जब ये जाता है तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 होती है, तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं O2 माइनस ले लूं तो एक तो भर जाएगा, तो यानी कि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। NO की अगर मैं बात करूं तो NO के पास भी आपको यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा। Cn माइनस की अगर हम बात करें तो Cn माइनस में आपको शायद 0 देखने को मिलेगा। और ये जो है, ये है आपका O2 माइनस, तो O2 माइनस के पास भी आपको जो है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया बच्चा? हमारा आंसर हो गया है 2। 2 इज आ करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 इज आ करेक्ट आंसर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 24th क्वेश्चन को देखो। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग exists when hydrogen is covalently bonded to the highly electronegative atom. Option B, hydrogen bonding exists when hydrogen is covalently bonded to highly electronegative atom. Yes, that is true.
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, नहीं, उस पे इंट्रामोलिकुलर होता है, ये गलत हो गया, ये करेक्ट है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन HF, नहीं, इसने भी उल्टा कर दिया है, इसमें इंटरमोलिकुलर होता है। The magnitude of hydrogen bonding depends on the physical state of the compound. True, that is true. अगर आपके पास solid होगा तो उसमें ज्यादा हो जाएगा। Hydrogen bonding has powerful effect on the structure and properties of compounds. True that too. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ADE. That means option B हमारा correct answer हो जाता है, ठीक है? चलो जी आगे बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन और 60th स्लाइड पे हम पहुंच गए हैं। The number of species from the following that have pyramidal geometry around the central atom is, ठीक है, आपको pyramidal geometry बताना है central atom। तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये जो है ये आपकी p ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग दोनों को एक साथ जोड़ता है। आओ चलो स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे S2O3 यानी कि S डबल बॉन्ड S यहाँ पे एक कर दो, ठीक है, और 3 ऑक्सीजन है आपके पास, तो इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, और इनके पास माइनस माइनस साइन कर दो। तो ये तो क्या हो गया? ये तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। फिर SO4 की अगर हम बात करें, SO4 तो एग्जैक्टली सिमिलर, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस माइनस साइन, तो ये तो दोनों ही टेट्राहेड्रल हो गए बच्चे। अब देखो SO3 की अगर मैं बात करूं तो SO3 में क्या हो जाएगा कि आपके पास इधर एक लोन पेयर रहेगा, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डालेंगे, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, और इनके पास भी माइनस माइनस की सिंबल लगा दीजिए। तो ये आपका पिरामिडल जरूर लग रहा है, ये आपका पिरामिडल जो है ये जरूर लग रहा है, ये पिरामिडल। अब हमारे पास लास्ट वाला जो आता है वो आता है S2O7 तो S2O7 तो क्या ही हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, इधर भी देखो यहाँ पे एक सल्फर डालो, इधर एक ऑक्सीजन डालो, तो S2 हो गया, 4 ऑक्सीजन भी आपने डाल दिए। अब इनके पास एक ऑक्सीजन डालो, इनके पास एक ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन डाल दिए। अब इनको सिमेट्री बनाने के लिए बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो, तो ये तो टेट्राहेड्रल सा शेप हो गया। तो यानी कि करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन डी 1, ठीक है, ऑप्शन डी 1 जो है यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आओ जी चलो आगे बढ़ते हैं, 26th क्वेश्चन पे आ गए हैं। नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट इज, किन किन के पास नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है, यानी कि पोलार है। कौन कौन? यानी कि पोलार है। हमें क्या चाहिए? हमें नॉन पोलार नहीं चाहिए, हमें पोलार चाहिए। तो चलो देख लेते हैं। BeCl2 तो बच्चा नॉन पोलार होता है, ठीक है, ये NP लिख देते हैं। BCl3 ये भी नॉन पोलार होता है। NF3 के पास जो है इसके पास तो डाइपोल रहेगा, इसके पास डाइपोल रहेगा। Xenon XeF4 जो है ये हमारा नॉन पोलार होता है। CCl4 जो है नॉन पोलार होता है, ये हमारा पोलार होता है। H2S भी जरा पोलार होगा, ठीक है। HBr की अगर मैं बात करूं ये भी पोलार होगा, ये हमारा नॉन पोलार होता है, ये भी हमारा नॉन पोलार होता है, ये हमारा पोलार होगा। तो 1 2 3 4 5 इज आवर करेक्ट आंसर। देख रहे हो कैसे सेम सेम टाइप के सवाल बार बार आ रहे हैं, ठीक है। यस ऑलराइट, तो बार बार एक ही टाइप की चीजें देखो कैसे कैसे आ रही है, सेम टाइप के सवाल आ रहे हैं आपको, है ना। यस आगे बढ़ते हैं बच्चे। इन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर NO2- टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड नाइट्रोजन इज। NO2- का आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये देखो ये रहा N आपके पास, इधर दे दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, यहाँ 1 2 3 4 5 6 भी होगा। अब 1 2 3 जुड़ गया तो यानी कि ये हो जाएगा, और इसके पास 1 2 3 4 इस तरह का बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, इस तरह का लुईस डॉट। अब क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड नाइट्रोजन इज। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही तो है। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो 8 आप लिख दो, ठीक है, 8 आप लिख दो। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अरे वाह ये बढ़िया सवाल है, सारे ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के। देखो कंपाउंड दे दिए हैं ICL आपका कैसा हो जाएगा बच्चा? ICL आपका लीनियर सा शेप होगा। ICl3 की अगर हम बात करेंगे तो ICl3 कैसा हो जाएगा? ICl3 टी शेप हो जाएगा। ClF5 जो होगी वो कैसे हो जाएगी? IF7 क्या होता है? देखो IF7 सबको पता है कि ये पेंटागनल बाइपिरामिडल होगी, तो ClF5 जो होगी ये पिरामिडल हो जाएगी, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन ए, है ना। A का 4, B का 1, C का 2, D का 3। वेरी गुड। चलो
29th पे पहुंच गए। 29th है हमारा, देखो NH3 and NF3 both have pyramidal shape with a lone pair of electrons on nitrogen atom and the resultant dipole moment of NH3 is greater than that of NF3। ये तो बिल्कुल सही है। In NH3 the orbital dipole due to lone pair is in the same direction as the resultant dipole of the NH bonds। F is the most electronegative element। ये तो सही कह रहा है, दोनों ही सही कह रहे हैं ना, दोनों ही सही कह रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि किसी भी शिफ्ट में सेम टू सेम चीजों को ही, सेम क्वेश्चंस को ही जो है अदला बदली करके इन्होंने डाल दिया है। तो मेरे ख्याल से तो इसमें both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास कितना सवाल है एक बार मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस तो होमवर्क में भी देना चाहूंगी। 46 क्वेश्चन है, तो ऐसा करती हूं मैं आपको 36 क्वेश्चन तक मैं आपको पढ़ाती हूँ, उसके बाद 10 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क देती हूँ। ठीक है, ताकि आप खुद से भी सॉल्व करो, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप में कितना दम है जेईई के लिए। तो देखो नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ओहो आंसर ही दिख गया, सॉरी। नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग विथ जीरो डाइपोल मोमेंट इज, किस किस के पास जीरो डाइपोल मोमेंट है? किस किस के पास जीरो डाइपोल मोमेंट होगी बच्चा? H2 के पास तो नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के पास नहीं होगी, BF3 के पास नहीं होगी, CH4 के पास नहीं होगी, SiF4 के पास नहीं होगी, BeF2 के पास नहीं होगी। तो 1 2 3 4 5 6 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आओ चलो आगे बढ़ते हैं। देखो sp3 में क्या शेप आता है बच्चा? टेट्राहेड्रल। DsP2 अगर आ गया आपके पास तो क्या शेप आ जाएगी? DsP2 अगर आ गई आपके पास तो DsP2 का तो होता है स्क्वायर प्लेनर। sp3d अगर आ गई तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 आपका ऑक्टाहेड्रल ही होगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी आ जाता है। ठीक है, अब मैं और 5 सवाल करवाने वाली हूँ, बाकी का आपको होमवर्क मिलेगा। होमवर्क, कुछ तो होमवर्क करो, कुछ तो खुद से भी करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। चलो SF4, अरे भाई SF4 का तो अभी भी थोड़ी देर पहले किया था। SF4 में क्या होता है? सीसो शेप होती है। ठीक है, फिर अगर BrF3 की बात करें तो BrF3 में आपको क्या दिख जाएगी? BrF3 में आपको बेंट शेप दिखेगी। BrO3 माइनस का अगर आप बनाओगे तो O3 माइनस, यानी कि BrO3 माइनस का क्या हो जाएगा? पिरामिडल। और ये जो है, ये हमारा थोड़ा सा ना सवाल यहाँ पे गलत हो गया, ये NH4 का ही पूछ रहे हैं। तो NH4 के लिए आपका हो जाएगा टेट्राहेड्रल, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो रहा है? सी हो रहा है। बच्चे 4 सवाल और बस। चलो आओ देखो इसमें क्या क्या पता लगना है हमें। देखो अब आपको क्या करना है, इसके लिए एक बार जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाओ। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाली जो डायग्राम है वो बना दो, आपको पता चल जाएगा। देखो I3 माइनस जो है ये लीनियर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब SO2Cl2 का, आओ चलो SO2Cl2 का एक बार हम ये बना के देखें। SO2Cl2 है ना, S डबल बॉन्ड O, एक Cl इधर होगा, एक Cl इधर होगा। ये क्या लग रहा है? ये टेट्राहेड्रल शेप लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है ना। तो क्या लिखे हम? SO2 के लिए टेट्राहेड्रल कर देते हैं। NO, देखो N और O मतलब 7 और 8 मिला के आपके पास क्या आ जाएगा? 7 और 8 मिला के आपके पास हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स ऑड है, यानी कि ये तो पैरामैग्नेटिक ही होना है। ठीक है, और NO2 माइनस जो होगी ये आपकी डायमैग्नेटिक यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा हम करेक्ट आंसर करते? करेक्ट आंसर हम कर देते हैं ऑप्शन बी को। ठीक है, यस, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34th क्वेश्चन गाइस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें से कौन सा आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं? देखो ये तो साफ साफ पता लग रहा है कि इसमें तो है ही। HF भी दिखा सकता है, NH3 भी दिखा सकता है। ठीक है, CH3OH जो है ये भी दिखा सकता है, H2O भी दिखा सकता है। सिर्फ आपको शायद C2H6 और C6H6 में नहीं दिखेगा। तो 1 2 3 4 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 इज द करेक्ट आंसर। बस बच्चे और 2 सवाल मैं बस करवाने वाली हूँ, बस 2 सवाल और। ठीक है, आ जाओ, ये भी शेप से रिलेटेड ही है। ये देख लो अपने पास, CH4 टेट्राहेड्रल होता है, NH3 क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, BrF5 जो होता है
स्क्वायर पिरामिडल होता है, PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। अब तक आप लोगों को शेप जो है ना इस तरह से हाथों में होना चाहिए, ठीक है, एकदम फटाफट से आपको आंसर देने आना चाहिए। तो इसका आंसर है हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं सॉल्व करने वाली हूँ अभी यहाँ पे, वो है ये। एक्चुअली ये मैं सॉल्व नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रॉब्लम होता है, बट केमिकल बॉन्डिंग वाले में भी इसको यूज कर दिया था, तो नहीं करती हूँ इसको, छोड़ो, अगले सवाल को कर लेते हैं, ठीक है। देखो 37th है, NCH3 whole thrice and PCH3 whole thrice both of them can act as ligand to form transition metal complexes। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों कर सकते हैं एज अ लिगैंड एक्ट, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 को अगर आप देखोगे तो एज अ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर फ्रॉम सेम ग्रुप, the nature of bonding of NCH3 whole thrice and PCH3 whole thrice is always same with transition metal। नहीं हो सकता है बच्चा, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस की साइजेस जो है वो अलग है। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है, फास्फोरस जो है वो थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। तो फास्फोरस के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, जबकि नाइट्रोजन के पास नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा करेक्ट है, लेकिन हमारा स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। अब बाकी यहाँ से 10 सवाल क्या आप लोग कर लोगे? 38 क्वेश्चन से 46 तक आप लोगों को करना है। मैं आप लोगों को ये PDF आपको रैंक प्लस जेई इंग्लिश के टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, आप ये जरूर कर लेना, ठीक है बच्चा लोग। विद दिस नोट, टाटा बाय, आई विल सी यू ऑल लेटर एवरीवन। तो आज मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस सेशन में केमिकल बॉन्डिंग के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझ आए होंगे, और साथ ही में 2024 का मैंने यहाँ पे 36 क्वेश्चंस आप लोगों से करवा दिया है। तो आशा करती हूँ कि सवाल को सॉल्व कैसे करना है वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो टाटा बाय, आई सी यू लेटर, ऑल द वेरी बेस्ट। और पढ़ते रहना इस सेशन से, इस चैनल से जुड़े भी रहना, क्योंकि हम आपसे जरूर मिलेंगे दोबारा। बाय।